मनोज कुमार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज जट्टारी। कक्षा 12 के छात्रों को ये समाजशास्त्र पढ़ा रहा हूँ। समाजशास्त्र का हम तीसरा पाठ पढ़ा रहे हैं, जो सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इसमें 3 टॉपिक हैं, जिसमें 2 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। पहला टॉपिक जिसमें जातियों के बारे में, दूसरा जनजातीय समाज के बारे में। ये जो दो टॉपिक पहले से ही आपको अवगत पढ़ा चुका हूँ। आज हम लेते हैं परिवार के बारे में। इसमें तीसरा टॉपिक है परिवार। ये तीसरा टॉपिक चल रहा है जैसे परिवार और नातेदारी। इसमें आया है परिवार और नातेदारी। हर कोई परिवार से जुड़ा हुआ होता है, कोई परिवार से अलग नहीं होता है। परिवार समाज का एक अंग है, जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भतीजे भतीजे, पुत्र पुत्रियां आदि आते हैं। इनमें आपस में संबंध होते हैं, स्नेह होता है। ये परिवार भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। जैसे पाश्चात्य देशों में परिवार का मतलब समाज की उस इकाई से लगाया जाता है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। लेकिन इसके बारे में विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। परिवारों की इसमें मूल रूप से परिवार, एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार। एकांकी परिवारों में तो इसके 2 हैं, एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार। एकांकी परिवार में तो माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं, और विस्तृत परिवार में माता पिता, उनके विवाहित बच्चे यानी शादीशुदा बच्चे, ये सभी सम्मिलित होते हैं, जो एक छत के नीचे रहते हैं। एक रसोई में बना हुआ भोजन या एक चूल्हे पर पका हुआ भोजन एक साथ ग्रहण करते हैं। और इनका मुखिया होता है। मुखिया इनके घर के बुजुर्ग होते हैं, जिनकी देखरेख में सारा कार्य चलता है। परिवार का अर्थ लगाया जाए तो परिवार पूरे विश्व में पाया जाता है। पर क्यों परिवार के बगैर हम अपना जीवन नहीं जी सकते। परिवार के बिना हमारा जीवन असंभव है। और इसी के लिए परिवार के कुछ पॉइंटों के आधार पर मैं तुमको समझाता हूँ। जैसे परिवार में हम क्या समझते हैं, परिवार किसे कहते हैं, इसमें किस किस के संबंध होते हैं। इसमें जैसे कि पति पत्नी का संबंध मुख्य है। इसमें परिवार इसके बगैर नहीं हो सकता है। बिना पति पत्नी के संबंधों के हम किसी भी परिवार की सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ जगहों पर यह संबंध एक विवाह प्रथा के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें पति पत्नी के एक विवाह परिवार होता है, जिसमें पति पत्नी ही साथ रहते हैं। कुछ परिवारों में बहुविवाह प्रथा के रूप में पाए जाते हैं, जैसे स्त्री पुरुष के संबंधों को नियमित करने वाली संस्थाएं जो होती हैं, यानी पति पत्नी के साथ रहने की जो व्यवस्थाएं होती हैं,
वो विवाह के उपरांत होती हैं। बिना विवाह के कोई स्त्री पुरुष यदि बच्चों को जन्म देते हैं तथा दोनों मिलकर बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो इस व्यवस्था को भी परिवार कह सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर बिना विवाह के यदि ऐसा करते हैं, आपस में संबंध स्थापित करते हैं, तो मान्य नहीं माने जाते हैं। वो समाज में हीन भावना से देखे जाते हैं। समाज के कुछ नियम कानून संबंध होते हैं। इसलिए परिवार को चलाने के लिए विवाह का होना अति आवश्यक है, जो सामाजिक व्यवस्था है। परिवार चलाने के लिए यौन संबंधों के द्वारा ही परिवार चलता है, जिसका बिना यौन संबंधों के इसका कल्पना से भी बाहर है। मनुष्य में काम की भावना बहुत प्रबल रूप से मिलती है और इसी भावना को संतुष्ट करने के लिए स्त्री पुरुष एक दूसरे से आपस में संबंध स्थापित करते हैं और स्त्री पुरुष दोनों संबंधों के बाद हमारा परिवार चलता है या परिवार का जन्म होता है। इसका मतलब हुआ बिना यौन संबंधों के परिवार नहीं बन सकता। यौन संबंधों का होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये ना हो तो बच्चे ही नहीं होंगे, बच्चों का ही जन्म नहीं होगा। परिवार में रक्त संबंधों से जुड़ा हुआ होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से रक्त संबंध रखते हैं या ब्लड रिलेशन, जैसे खून का संबंध पाया जाता है। माता पिता द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उसमें पूर्णतः रक्त संबंधित होते हैं। एक स्त्री के गर्भ से संतानें उत्पन्न होती हैं, लेकिन उनका रक्त संबंध एक ही होता है। इस रक्त संबंध से परिवार का जन्म होता है। सही में तो ये कहा गया है रक्त संबंध वाले परिवारों में कौन कौन आते हैं इन संबंधों में, जैसे बाबा, चाचा, ताऊ और उनकी संतानें भी आती हैं। आज के युग में परिवारों के सदस्यों में पाए जाने वाले रक्त संबंधों की जांच की भी परीक्षण होने लगा है। जैसे ये परीक्षण आप जानते हैं डीएनए द्वारा परीक्षण कराया जाता है और परिवारों की जो हम पहचान निवास स्थान से भी कर सकते हैं। निवास स्थानों की भी एक व्यवस्था है। परिवार के सभी सदस्य अपनी शारीरिक सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए, विभिन्न सुविधाओं के लिए, अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ही घर में रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर या किसी को नौकरी से बाहर जाना पड़ता है तो अपने परिवार से तभी जाते हैं कार्य करने के लिए, अन्यथा पूरा जीवन उसी परिवार में व्यतीत कर देते हैं। आर्थिक सुरक्षा होती है परिवार में। आर्थिक सुरक्षा का मतलब होता है इस सुरक्षा में व्यक्ति प्रत्येक सदस्य भोजन की व्यवस्था करना अपने परिवार का कार्य समझता है। सामूहिक सुरक्षा होती है इस परिवार में। सामूहिक सुरक्षा का मतलब होता है परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखता है। जैसे परिवार में आते हैं, आपको बता ही चुका हूँ, परिवार में इसमें आते हैं जैसे माता पिता, चाचा चाची, भाई बहनें, ये सभी परिवार में आते हैं।
परिवार में सामाजिक सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एक दूसरे के लिए आपस में इतने संबंध होते हैं, वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दिलचस्पी दिखाते हैं, भावना होती है, एक संबंध होता है, और इन्हीं सभी चीज़ों के कारण परिवार में आपस में मेल पाया जाता है। एक हेडिंग आया है इसमें, परिवार के विविध रूप। आपको परिवार के अनेक रूपों के बारे में हम बताते हैं। अनेक प्रकार के रूप होते हैं परिवार के, जैसे आपको इसमें चित्र भी दिया गया है, इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। परिवार एक संस्था है। मानव समाज में परिवार के में सभी पाए जाते हैं। इनके भिन्न भिन्न, ये दूसरे समाजों से कुछ अलग अलग प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। जैसे इसके संबंध होते हैं, विवाह के प्रकार की व्यवस्था और सत्ता, वंश, निवास स्थान आदि के आधार पर ये व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे इसमें एक पॉइंट आया है पितृमूलक परिवार, एक हेडिंग है इसमें, पितृमूलक परिवार। इसे आप देखेंगे, पितृमूलक परिवार होते हैं। पितृमूलक परिवार का मतलब होता है इस परिवार में सबसे उम्र का व्यक्ति या सबसे आयु का जो व्यक्ति या पुरुष होता है परिवार में, वो मुख्य होता है। वह परिवार का मुखिया होता है, कर्ता होता है, वह परिवार की देखभाल करता है और बाकी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसी प्रकार परिवार में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते, लेकिन वंश पिता यानी पिता के नाम से चलता है, इसलिए पिता की संपत्ति का जो अधिकार होता है, उत्तरदायी अधिकारी जो होता है, तो पुत्र को ही माना गया है। ये व्यवस्था पितृमूलक परिवारों में ही पाई जाती है। पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। इसमें जैसे परिवार होते हैं, पितृमूलक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार होने के साथ साथ इनके स्थान भी निश्चित होते हैं। जैसे वधू विवाह के बाद या जब शादी करते हैं तो वधू विवाह के तुरंत बाद अपने पति के घर जाती है। हमारे देश में अधिकांश परिवारों में क्या है, पितृमूलक ही परिवार हैं। ऐसे परिवार में क्या होता है, लड़की यानी वधू विवाह के बाद पति के घर जाती है। ऐसे परिवारों को पितृसत्तात्मक या पितृमूलक परिवार कहते हैं। इसके बाद आता है एक मातृमूलक परिवार। एक पॉइंट इसमें ये आ जाता है, मातृमूलक परिवार किसे कहते हैं या मातृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं। तो मातृसत्तात्मक परिवार की भी व्यवस्था यही होती है। इसमें इसका एकदम उल्टा होता है, जैसे पिता का होता है स्थान, ऐसे ही इसमें मातृसत्तात्मक परिवारों में माता को स्थान दिया जाता है। इसमें माता प्रधान होती है, मुख्य होती है, और उसके देख रेख में सारे सदस्य घर के जितने भी मेंबर होते हैं कार्य करते हैं। और परिवार में पिता की अपेक्षा माता को अधिक महत्व दिया जाता है। इनका वंश का नाम भी पत्नी अथवा स्त्री के नाम से चलता है। ऐसे परिवारों को हम मातृमूलक परिवार कहते हैं। भारत के अंदर ऐसे परिवार मालाबार और असम में ही पाए जाते हैं। ऐसे परिवारों को मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। इस परिवारों में विवाह के पश्चात, जिसमें एकदम उल्टा है, उसमें लड़की लड़का के घर जाती है। इसमें लड़का लड़की वालों के घर में रहता है या लड़का लड़की वालों के घर जाता है और उन्हीं के साथ रहता है। आप ये पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक बारे में समझ ही चुके हैं। इसी के उपरांत मैं आपको बताता हूँ, इसमें आता है विवाह की भी कुछ विशेषताएं होती हैं, विवाह के भी कुछ प्रकार होते हैं। विवाह जो होता है इसमें भी कुछ
इसमें जैसे होता है एक विवाही परिवार होते हैं, जैसे अक्सर हमारे यहाँ पर आप देखते हैं एक विवाही परिवार पाए जाते हैं। केवल इस परिवारों में पति केवल एक ही विवाह करता है, अर्थात स्त्री तथा पुरुष के संबंध विवाह के बाद ही इनके आपस में संबंध होते हैं, स्त्री पुरुष रहते हैं। और आज के युग में ऐसे परिवारों को का ही अधिक प्रचलन है, ऐसे ही परिवारों को अधिक महत्व है, क्योंकि इस अधिक परिवारों की व्यवस्था भी नहीं हो पाती। जैसे पुराने पहले होता था कई पत्नियां रखते थे लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, ये व्यवस्था ख़त्म होती जा रही है। ईसाई और यहूदियों में तो ये पुराने समय से ही पहले से ही इस प्रकार के परिवार पाए जाते रहे हैं, यानी इस प्रकार के परिवार होते थे। और एक दूसरा होता है एक विवाहित परिवार, समझ गए, जिसमें पति पत्नी केवल एक ही पति एक स्त्री से ही शादी करता है, पति पत्नी होते हैं। और दूसरा इसमें आता है जैसे बहुपत्नी परिवार। ऐसे परिवारों में का मतलब होता है पुरुष एक से अधिक पत्नियां रखता है, यानी एक पति के कई पत्नियां होती हैं। एक से अधिक, कई पत्नियां मतलब होता है एक से अधिक पत्नी होती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, 2 3। इसे बहुपत्नी परिवार कहते हैं। ये बहुविवाह का प्रचलन व्यवस्था है अनेक देशों में पाई जाती थी। जैसे धनवान लोग हुआ करते थे या राजा महाराजे हुआ करते थे, संपन्न लोग हुआ करते थे, अपनी वासना की पूर्ति के लिए, कई बार मान प्रतिष्ठा रखने के लिए अधिक पत्नियां रखते थे। जैसे भारत में जमींदार, सामंत भी एक राजा की तरह हुआ करते थे, उनके चहेते हुआ करते थे, यानी वो भी एक जमींदार होते थे। राजा महाराजे इसके उदाहरण रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं इनके। आप उन राजा के इतनी रानियां थीं, उनके इतना था, तो वो क्या हुआ, इसका मतलब एक से अधिक पत्नियां रखते थे। जब समाज में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती थी, यानी महिलाओं की, लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक होती थी, तो एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियां रखने पर मजबूर भी होता था, क्योंकि व्यवस्था किस प्रकार चले। लेकिन अब यह प्रथा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आज के युग में आप देखते हैं पुरुषों के उपरांत स्त्रियों की संख्या कम होती है। अब मानक लगाया जाता है, जनगणना के आधार पर देखा जाता है। एक होता है इससे अलग बहुपति परिवार। जैसे बहुपत्नी परिवार होते हैं, ऐसे ही बहुपति परिवार होता है। बहुपति परिवार का मतलब है इसका उल्टा। जैसे ऐसी प्रथाओं का जो प्रचलन होता है स्त्रियों की कमी के कारण होता है। जैसे लड़कियां कम होती हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं। ऐसे परिवारों में अनेक पुरुषों के बीच एक स्त्री रहती है, यानी पत्नी एक से अधिक पति रखती है या एक से अधिक पतियों के साथ रहती है, तो उसे बहुपति परिवार कहते हैं। ये हमारे देश में अधिकतर टोडा और खस जनजातियों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। आपको आ जाता है इसमें कौन कौन सी जनजातियों में पाए जाते हैं। ये टोडा और खस जनजातियों में पाए जाते हैं। ये जनजातियाँ इससे पहले मैं बता चुका हूँ, ये जनजातियाँ भी होती हैं। जैसे ये वनों में रहती हैं, वनों में रहकर ही, जंगल में रहकर ही अपनी दिनचर्या चलाती हैं, काम करते हैं। ये यहाँ पर स्थान है, जैसे हमारे यहाँ पर जनजातियों के चक्राता में निवास करने वाली जो खस जनजाति हैं, सभी भाइयों के जितने भाई होते हैं उनमें, जैसे एक बाप के कई लड़के हैं, आप जानते हैं, यानी 4 भाई हैं या 3 भाई हैं, उनके एक ही पत्नी होती है। तो ऐसे परिवारों को बहुपति परिवार कहते हैं।
यानी 4 भाइयों के बीच में एक पत्नी होती है तो उसे बहुपति परिवार कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ पत्नी के साथ एक से अधिक पत्नी जो होती है एक से अधिक पति रखती है। इसी के बाद दूसरा आता है, इसका जो वर्गीकरण किया गया है परिवारों के बारे में, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ तुमको, समझ लेना समझाने की दृष्टि से। जो ये छोटे छोटे भी प्रश्न आ जाते हैं इसमें, जैसे बहुपति, एक पति परिवार, ये काफ़ी आ जाते हैं, इसे थोड़ा डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे ही होता है एकांकी परिवार। एकांकी परिवार क्या होता है, ऐसे आ जाता है। एकांकी परिवार होता है जिसमें छोटा परिवार होता है, केवल इसमें क्या होता है पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। अविवाहित बच्चों का मतलब होता है बिना शादीशुदा बच्चे आते हैं। जब तक शादी नहीं होती है वही बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं, और शादी के उपरांत वो अपना दूसरा यानी अलग हो जाते हैं। तो इसमें क्या आया, समझ गए आप, पति पत्नी के साथ उनके अविवाहित बच्चे। इस प्रकार के परिवार अधिकतर पहले पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों में पाए जाते थे, लेकिन भारत के जो नगरीय क्षेत्र हैं यानी शहरी क्षेत्र हैं, उनमें इस प्रकार के जो परिवार हैं उनका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्यों इसमें एकांकी परिवार ही रहते हैं। अब दूसरा इसमें आता है संयुक्त परिवार। अब आप कहेंगे संयुक्त परिवार में क्या होता है। संयुक्त परिवार जो होता है एकांकी परिवार से बड़ा होता है। संयुक्त परिवार क्या हुआ, एकांकी परिवार से बड़ा परिवार। एकांकी परिवार में आप समझेंगे जैसे इसमें आता है ये परिवार बड़ा होता है। इस परिवार में क्या होता है, जैसे आप पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, बेटे बहू, पोत्र पोत्रियाँ, ये सभी आते हैं। इसको क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। और ऐसे परिवारों में मुखिया जो होता है, वृद्ध पुरुष होता है घर में, उसी का स्थान सबसे बड़ा होता है, उसी की देखरेख में सारे कार्य चलते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं जो हमें देखने को मिलती हैं, आज भी हम देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। और इसके बाद नातेदारी आती है। नातेदारी का मतलब होता है, इसमें नातेदारी में अर्थ है रिश्तेदारों से माना गया है। रिश्तेदारियों में आते हैं जैसे कुछ रक्त यानी ब्लड संबंधी रिश्तेदारी होती हैं, कुछ विवाह संबंधी रिश्तेदारियाँ होती हैं, और ये दोनों मिलकर नातेदारी बनाती हैं। जैसे रक्त संबंधी रिश्तेदारियों में क्या क्या आता है, रक्त संबंधी रिश्तेदारियों में जिसमें रक्त के आधार पर एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए होते हैं, ये भी हमारी नातेदारी में ही आते हैं कि चाचा हो गए, ताऊ हो गए, बुआ हो गई, मामा हो गए, मौसी हो गई, भाई बहन हो गए आपस में। तो ये कैसे रिश्तेदार हो गए, हमारे नज़दीक के। ऐसे रिश्तेदारों को हम क्या कहेंगे, रक्त संबंधी नातेदारी या रिश्तेदारी की संज्ञा दी जाएगी। और दूसरा होता है इसी में विवाह संबंधी नातेदारी या रिश्तेदारी। इसमें विवाह के बाद हमारे आपस में संबंध जुड़ते हैं। जैसे आप जानते ही हैं, विवाह के संबंधों के आधार पर हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे स्त्री अपने पति या पति का अपनी पत्नी के साथ जो संबंध होता है, पति पत्नी जैसे बहनोई, दामाद, जीजा, फूफा, नंदेऊ, मौसा, साड़ू, पुत्रवधू, भाभी, देवरानी, जेठानी, ताऊ, आप सभी जानते हैं इन संबंधों को। ये क्या होते हैं, विवाह के उपरांत होते हैं, ये संबंध जुड़ते हैं। जब हम विवाह करके लाते हैं ये, उसके बाद ये संबंध हमारे आपस में जुड़ते हैं। जैसे चाची, मामा, मामी, ये रिश्तेदारी किसके बाद हमारे संबंध जुड़े, ये जुड़े आपके विवाह के बाद। इसी प्रकार इसमें ये नातेदारियों को बता दिया गया है।
और इसमें नातेदारियों में मैं आपको इस पाठ में नातेदारी, जाति व्यवस्था, जनजाति, इन सारी और एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार, बहुपति परिवार या इन सारी चीज़ों को मैं बता ही चुका हूँ। और इसको आप पढ़िए, बुक को पूरा पढ़िए, आप समझ चुके ही होंगे। अब इसको हम ख़त्म करते हैं और इसके बाद मैं आपको नोट्स भेजूँगा, इनको पढ़िएगा।